नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 26 अप्रैल। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। दोस्तों, हमें यही सिखाया जाता है या हम यही मानते हैं कि हम अच्छा करते हैं तो हमें परिणाम भी अच्छे मिलते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं है। बढ़िया कोशिश करने के बाद भी मनचाहे नतीजे नहीं मिलते तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मेहनत से भरोसा उठने लगता है, पर यहीं हम गलती करते हैं। सब कुछ कभी हमारे हाथ में नहीं होता। रुकने के बजाय हमें वहाँ तक की यात्रा तय करनी चाहिए जो हमारे अपने हाथ में है। तो दोस्तों, जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी। यहाँ पर जो कमियाँ आपके अंदर हैं, जैसे कि आपकी तैयारी में कुछ किताबें ऐसी शेष रह गई हैं जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो समय है आपके पास, आप उसको पूरा करिए। देखिए, स्थितियाँ और समय कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। आगे चलकर परीक्षाएं भी होंगी, स्थिति सामान्य भी होगी, लेकिन उस अच्छी स्थिति के लिए आप खुद को अभी तैयार करें। और जब आप सकारात्मक रहेंगे, निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक खबर को आपको बताना चाहता हूँ कि सपा शासन काल में 2012 से 2017 के बीच सहकारिता विभाग की संस्थाओं में बड़ी तादाद में भर्तियाँ हुई थीं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने इन भर्तियों की जांच एसआईटी को सौंपी थी। और सूत्र बताते हैं कि सहकारी ग्राम विकास बैंक, भंडारागार निगम, पीसीयू और पीसीएफ समेत 6 सरकारी संस्थाओं की करीब 2300 पदों पर की गई भर्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की पुष्टि एसआईटी की जांच में सामने आई है। अनियमितताओं में ओएमआर शीट बदलने, अर्हता बदलने, अधिकार नहीं होने पर भी पद विज्ञापित कर भंडारागार निगम में भर्तियां करने, फर्जी सेवा नियमावली बनाकर 1000 से अधिक भर्ती किए जाने का जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है। तो इसको देखते हुए सहकारिता विभाग की संस्थाओं में सपा शासनकाल में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने वाले सेवा मंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों और अफसरों के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इन भर्तियों की जांच करने वाली एसआईटी टीम की रिपोर्ट को गृह विभाग की बैठक में स्वीकार कर लिए जाने की चर्चाएं हैं। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए शासन की अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने पर तत्कालीन सेवा मंडल के पदाधिकारियों के साथ ही उस समय जिम्मेदार पदों पर तैनात रहे सहकारिता विभाग के अफसर जो इस समय भी विभाग में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। एसआईटी ने इन भर्तियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट करीब 1 महीने पहले ही गृह विभाग को सौंप दी थी। तो यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने पर सेवा मंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों के साथ ही कंप्यूटर एजेंसी और सहकारिता संस्थाओं में उस समय जिम्मेदार पदों पर तैनात रहे अफसरों पर गाज गिरनी अब तय है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। यूपीसीटी की नई प्रस्तावित तिथि अब 15 जून है। कोरोना और बोर्ड परीक्षा की वजह से तारीख बढ़ाई गई है। प्रवेश परीक्षा में बायोटेक और बीटेक एजी भी शामिल हैं। इस बार दाखिला प्रक्रिया लगभग 1 माह देरी से शुरू हुई है। इसके कुछ दिन बाद कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से बढ़ने लगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में यूपीसीटी के लिए जो अपेक्षित आवेदन है नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश के फार्मेसी, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए यूपीसीटी दैट इज उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो एक बार फिर इसको जो है एक्सटेंड किया गया है। प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित है। अगर स्थितियाँ सामान्य रही तो 15 जून को ही होगी, नहीं तो परीक्षा आगे भी जा सकती है। हालांकि यूपीसीटी में बीटेक के साथ बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स को भी शामिल कर लिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश भर के 61 शहरों में होगा। गौरतलब है कि सबसे पहले यूपीसीटी 16 मई को होनी थी, पर आवेदन देरी से शुरू होने के कारण इसे बढ़ाकर 18 मई कर दिया गया। उधर सीबीएसई ने अपने शेड्यूल में 18 मई को केमिस्ट्री और यूपी बोर्ड ने अंग्रेजी की परीक्षा प्रस्तावित कर दिया। नतीजन यूपीसीटी की डेट को बढ़ाकर 8 जून प्रस्तावित कर दिया गया। इसी बीच देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सीबीएसई और यूपी बोर्ड को अपनी परीक्षा टालनी पड़ी है। तो अब जो नई डेट है वो 15 जून लगाई गई है। देखते हैं कि आगे ये परीक्षा समय पर हो पाती है या अभी भी पेंडेमिक का इस पर असर रहेगा। देखिए दोस्तों, देश में कोरोना के तेज़ी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच टीका लगवाने वाले अगर आप 18 से 44 वर्ष के बीच आपकी उम्र है तो आपको सबसे पहले कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और इसके बाद ही टीकाकरण के लिए आपको समय लेना अनिवार्य रहेगा। केंद्र सरकार के एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना मध्य मई तक चरम पर होगा।
संक्रमण की दूसरी लहर में यूपी में 30 अप्रैल तक 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। तो नीति आयोग के सदस्य कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष वी.के. पॉल की अगुवाई वाले एक पैनल ने अनुमान लगाया कि बड़ी आबादी वाले राज्य ज़्यादा जोखिम में हैं। फिलहाल यह अनुमान है कि 30 अप्रैल को 1,19,604 मामले सामने आएंगे। तो ये मतलब एक आंकड़ा होता है, उसी के आधार पर ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अगर आपको टीका लगवाना है तो टीका लगवाने के लिए कोविन जो वेब पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाएगा तो इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको दूंगा ताकि आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से कर सकें। और उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक हेम सिंह का यस हॉस्पिटल में शनिवार को और अनुभाग अधिकारी श्यामलाल पटेल का रविवार को कोरोना से निधन हो गया है। उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ के महासचिव ब्रजेश कुमार शुक्ल ने उच्च न्यायालय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए अगले 10 दिनों तक हाई कोर्ट बंद करने की मांग की है, क्योंकि महामारी से जीवन की सुरक्षा के लिए अब बचाव ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आई है। CSIR के समूचे भारत में कराए गए सीरो सर्वेक्षण से जो नतीजे आए हैं उसमें ये पता चला है कि शाकाहारियों में संक्रमण की दर कम है। धूम्रपान करने वाले और शाकाहारी भोजन करने वालों में सीरो पॉजिटिविटी कम पाई गई है। साथ ही ओ रक्त समूह वाले लोगों के कोरोना वायरस से प्रभावित होने की आशंका भी कम है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समूचे भारत में कराए गए सीरो सर्वेक्षण का उद्देश्य कोविड-19 के पीछे जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी और संक्रमण के संभावित जोखिमों का पता लगाने और वायरस को बेअसर करने की उनकी क्षमता को मालूम करना था। अध्ययन 140 वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने किया है, जिसमें शहरी और अर्धशहरी केंद्रों में CSIR की 40 से ज़्यादा प्रयोगशालाओं में काम करने वाले 10,427 वयस्कों और उनके परिवार के सदस्यों का आकलन किया गया। इन लोगों ने स्वेच्छा से अध्ययन में पार्टिसिपेट किया। अध्ययन में सर्वेक्षण में सामने आया कि कोविड-19 सांस संबंधी बीमारी होने के बावजूद धूम्रपान इससे प्रथम पंक्ति का बचाव कर सकता है, क्योंकि यह अधिक बलगम बनाता है। हालांकि इसमें आगाह किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण पर धूम्रपान और निकोटीन के प्रभाव को समझने के लिए अधिक केंद्रित कार्यविधिक अध्ययनों की आवश्यकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो धूम्रपान की बात है वो बिल्कुल सही हो। थोड़ा सा इस पर और मतलब ये देखा गया है कि मतलब जो लोग धूम्रपान करते हैं वो लोग थोड़े से कम प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि 100% जो लोग धूम्रपान करते हैं बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि शाकाहार ये सबसे अच्छा तरीका होता है जीवन का। अगर आप संभव हो तो हरी सब्जियाँ अधिक से अधिक खाएँ और जो भी चीज़ें आप घर में पकाते हैं वही खाएँ। फास्ट फूड और बाज़ार से जो भी चीज़ें आप लाते हैं उस पर आप कम से कम उसका कंजम्पशन परिवार में हो, सबसे बेटर है। भोजन हमेशा गर्म करें। कुछ अच्छी बातें जैसे कि अगर आप इसको दोहराएंगे तो आपका मन सकारात्मक रहेगा, जैसे कि हमारा शरीर मजबूत, स्वस्थ और उभरने में सक्षम है। याद रखिए कि आपकी सोच ही आपके शरीर को, आपके मन को कमज़ोर और मजबूत बनाती है। हमारी सोच अच्छी है, हम सबके भले की कामना करते हैं। ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ तो हम भी ठीक हो जाएंगे। हम दूसरों से प्यार करने और उनकी मदद करने में सक्षम हैं। ये भावना आपको अपार ताकत देगी। हालात मुश्किल हैं पर हम इसका सामना कर सकते हैं। और अगर कोई ठीक नहीं भी है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ पर जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मदद लेना कमज़ोरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति आपकी सलाह दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आप उनसे मदद ज़रूर लें। मुस्कान और हंसी एक प्रभावी दवा होती है। दिन में हंसने के लिए अवसर ज़रूर खोजें। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।